हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हुजूर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी यशस्वी विधायिका बहन कृष्णा गौर जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, रणवीर जी, राहुल जी, योगेश जी, हरिशंकर जी, मुकेश जी, लोकेंद्र जी, महेंद्र जी, जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ साथीगण और इस सभा कक्ष में उपस्थित, और केवल जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, आज केवल इस सभा कक्ष में नहीं, सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी मंडलों में और हर एक बूथ पर उपस्थित कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा और बोलते रहे, इसलिए कि आज मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है। हालांकि रघु जी भाई साहब ने एक आयुर्वेदिक औषधि मुझे प्रदान की है, अरे वो तो एक बार मैं रूट के चला गया था, जैसे फिर से पकड़ के ले आया, लेकिन लगातार बोलते रहने के कारण गला थोड़ा आज गड़बड़ है। गला भी सोचता हुआ किस कसाई के पल्ले पड़ गया, सुबह से लेकर रात तक बोलता ही रहता है। लेकिन अगर बेहतर कुछ कर पाए, देखिए कोई कितने समय मुख्यमंत्री रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि अगर रहा तो कैसे काम किया, और अगर अच्छा काम किया, जो भी अच्छा किया, तो उसके पीछे ठाकरे जी का आशीर्वाद, उनके छत्र छाया में, उनके स्नेह की छाया में हमने काम करना सीखा। प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जैसा साथ है वो देव दुर्लभ है, और आप सब कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया है वो सचमुच में असंभव है। और इसलिए अगर श्रेय, देखिए कोई कितने समय मुख्यमंत्री रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि अगर रहा तो कैसे काम किया, और अगर अच्छा काम किया, जो भी अच्छा किया, तो उसके पीछे ठाकरे जी का आशीर्वाद, उनके छत्र छाया में, उनके स्नेह की छाया में हमने काम करना सीखा। प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जैसा साथ है वो देव दुर्लभ है, और आप सब कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया है वो सचमुच में असंभव है। और इसलिए अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो आपको जाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब तो मामा हूं, मामा। सचमुच में अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, ये बुलडोजर भी बहुत पहले से चल रहा है, अभी चर्चा में आया है केवल। अभी बीडी शर्मा जी जब बोल रहे थे तो मुझे 2005 याद आता है। हमारे जो युवा कार्यकर्ता उनमें से कई उस समय बच्चे रहे होंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का आतंक था। गड़गिया गिरोह, मुकेश को तो पता होगा, जगजीवन गिरोह, ठोकिया ठोकता था,
आपको पता नहीं, लाइन में खड़े करके गांव में घुस के गोलियों से भून दिए जाते थे लोग। शाम के 5 बजे के बाद कई जिलों में घरों से नहीं निकलते थे लोग, कि निकले तो पता नहीं कब कौन अपहरण करके ले जाए। और तब जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैंने बैठक की थी एक ग्वालियर में, सतना में भी जो उन्होंने कहा मैंने कहा था, और साफ कह दिया था कि ये डकैत मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर या तो शिवराज सिंह चौहान रहेगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और मुझे कहते हुए गर्व है, डकैतों को जो ठोंकना शुरू किया तो या तो ऊपर चले गए या जेलों में गए या सबने आत्मसमर्पण कर दिया। और आज की तारीख तक कोई बड़ा सूचीबद्ध गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा नहीं हो पाया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और मैं एक बात साफ करूं, कांग्रेस में क्यों नहीं मरे ये डाकू? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिलता था। पुलिस को अगर कह दो, प्रशासन को अगर कह दो, तो फिर कैसे बुलडोजर चलते हैं रोज देख रहे हैं। आज भी देखा होगा इंदौर में, आपने देखा कि नहीं देखा? कोई दबंग, गुंडा और बदमाश कहीं राज्य शासन के ऊपर जा सकता है? मसल के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। सिमी के नेटवर्क को हम लोगों ने ध्वस्त किया, अपनी सरकार ने ध्वस्त किया। दिग्विजय मुख्यमंत्री थे तो कुएं हथियार उगलते थे, झिरनिया कांड, पता नहीं कौन कौन से कांड, उस नेटवर्क को ध्वस्त किया। कांग्रेस के जमाने में नक्सलवादियों ने कांग्रेस के एक मंत्री की गर्दन गांव में जाके काट दी थी, और लोग सोचते थे होगा क्या, नक्सलवाद रुकेगा कैसे? मुझे कहते हुए गर्व है कि अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद के बड़े कदमों को वहीं थाम दिया, मध्य प्रदेश की धरती पर घुस नहीं पाए। और आपने देखा होगा सिमी के आतंकवादी जब जेल तोड़ के भागे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, एनकाउंटर में भोपाल के अगल बगल में ढेर कर दिए गए। और उसके बाद उन आतंकवादियों ने कहा कि भैया ताला लगा के चाबी तुम ही ले जाओ, अब हमें कहीं नहीं जाना, अब जेल में ही रहेंगे हम। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दम है। और आज भी मुझे ये कहते हुए, क्योंकि यह संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, सज्जनों के लिए हमारी सरकार फूल से ज्यादा कोमल है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अब ऐसे लोग जो बहन और बेटी की तरफ गलत दृष्टि से देखे, कोई दुराचारी हो, तो मुझे बताओ क्या केवल जेल भेज के हम चैन की सांस ले लेंगे? जेल चला गया, फिर पता चला जमानत हो गई, फिर आ गया। और जो सोच समझ के हमने तय किया है कि बहन और बेटी की तरफ गलत नजर से देखने वाले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे, तबाह कर दिए जाएंगे। केवल जेल जाने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई ऐसी हो कि कांप जाएं। और ये अभियान जारी है, जारी रहेगा। जमीनों की, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, अब यही एक ऐसा अपराधी मिल गया जो मासूम बेटियों के साथ दुराचार करता था। 4 आजीवन कारावास की सजा मिली है और सारे आसियाने तोड़ के फेंक दिए। कैसे लोग रहम के काबिल है? और इंसानों के साथ इंसानियत का बर्ताव होगा, लेकिन सठम साठ्यम समाचरे, दुष्टों को कुचल दिया जाएगा। वो कार्रवाई जारी रहेगी। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूं, अभी चारों तरफ आप देखेंगे गेहूं की फसल कितनी शानदार आई है। आज मैं दिल्ली इसलिए गया था,
कि गेहूं के रेट बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश का गेहूं एमपी वीट के नाम से जाना जाता है। अपना सरवती, कंपनियां कहती सोने जैसे दाने, और ऐड में जितनी मेरी बहनों देखती फूलती हुई रोटियां, आशीर्वाद पता नहीं कौन कौन सी आईटीसी कौन कौन दिखाते हैं फूलती हुई रोटियां, वो कौन के गेहूं से बनती, मध्य प्रदेश का गेहूं। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के गेहूं को अब निर्यात करेंगे पूरी दुनिया में। तो आज निर्यातकों के साथ बैठक थी, माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई थी, पीयूष गोयल जी और उनके मंत्रिमंडल के साथ जितनी समस्याएं बताई, एक्सपोर्ट करने के लिए रेलवे के रैक नहीं मिलते, पोर्ट में जगह नहीं मिलती, जितनी चीजें बताई हमने सबका समाधान कर दिया। उन्हें एक मांग और मुझसे की थी आज कि कम से कम जो गेहूं एक्सपोर्ट करें आप, निर्यात करें दुनिया के देशों को, उस पर मंडी टैक्स ना लें। तो आज हमने ये भी फैसला कर दिया कि जो दुनिया के बाहर के देशों में मध्य प्रदेश का गेहूं जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे किसानों को फायदा होगा, हमारा गेहूं जाएगा। देखिए, अपनी दृष्टि है विकास की और जनता के कल्याण की दृष्टि। अध्यक्ष ये भी बता रहे थे, उनकी सरकार 15 महीने की सरकार, और 15 महीने में क्या कहर ढाया है। कार्यकर्ता भी जरा सोच लेना भैया। जब उनकी सरकार थी, एक पार्षद भोपाल के अपने राजू मीणा सारी दुकानें तोड़ के फेंक दी। सूरज मारन अपने ही कार्यकर्ता थे, जगह जगह उनने बदमाशों पे नहीं कार्यकर्ताओं पे कहर ढाया था। वल्लभ भवन लूट का अड्डा बन गया था। उस समय के मुख्यमंत्री के पास विधायकों से मिलने का टाइम नहीं था, लेकिन कहीं का ठेकेदार आ जाए तो भव्य स्वागत करो, दरवाजे बंद, लेन देन की बातें चालू। अरे हमारी सरकार मिशन की सरकार है, उनकी सरकार कमीशन की सरकार थी, कमीशन की सरकार चलाती थी। मध्य प्रदेश का सारा विकास ठप हो गया था। अभी पीडी शर्मा जी सड़कों की बात कर रहे थे। अब छोटे बच्चों को नहीं पता, जो हमारे युवा उनको भी नहीं पता, कभी सड़कें 2003 के पहले की देखी है। बेटा तुम तो मामा के राज में पैदा हुए, तो चिकनी सड़कें देखी है तुमने। एक जमाना था कि गड्ढों में सड़क थे, कि सड़क में गड्ढा थे, क्या गड्ढम गड्ढा था, यही पता नहीं चलता था। रोडों के नाम कोई हाजमा रोड कहता था, कोई और रोड कहता था। रोड पे कम चलती थी गाड़ियां, खेतों में ज्यादा कूदती थी कि खेतों में से निकल लो। कोई याद करे कांग्रेस कब हो रहा है, अगर सड़क पे गाड़ी चल जाए तो गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी के साथ साथ हड्डियां भी चटक जाती थी। और ये रामेश्वर शर्मा बैठे, ये गर्मी के दिनों में राम धुन गाते थे, बिजली नहीं मिलती थी, चड्डी बनियान पे पहन पहन के लोग निकलते थे, टावल लपेट लपेट के। हाँ, ये सच्चाई है। रात रात भर जब अप्रैल की मई की गर्मी में बिजली नहीं आती थी तो टावल लपेटे ही हवा करते रहते थे लोग। क्या कर रहे हैं, वो दुर्दिन देखे नहीं है। आज तो अगर घंटा 2 घंटा बिजली चली जाए तो वही खबर बन जाती है, बाद में वही खबर बन जाती है। पानी क्या था पता नहीं थे, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। और जैसे ही कमलनाथ आए, फिर सारे विकास के काम ठप, सारे काम ठप कर दिए। एक के बाद एक योजनाएं बंद कर दी। लाडली लक्ष्मी बेटियों ने क्या बिगाड़ा था। हम शादी करते थे बेटियों की, 27,000 रुपया उस समय देते थे। कमलनाथ कहने लगे नहीं, मैं 51,000 दूंगा। लोग प्रसन्न, के अब 51,000 मिलेंगे, बेटियों की शादी हो गई।
बेटियां विदा भी कर दी गई, और कई जगह तो भांजे भांजी का जन्म भी हो गया, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। तबाह कर दिया पूरे मध्य प्रदेश को। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था, लेकिन आज मुझे कहते हुए सब गर्व है। आज 24 तारीख है, 24 मार्च। 23 मार्च की रात में अपनी सरकार ने शपथ ली। सरकार में उस समय तो अकेले मुख्यमंत्री नहीं ली थी, कुछ दिन तो बनवेन आर्मी थी, मंत्री बहुत दिनों बाद बन पाए थे। लेकिन वो ऐसा भयानक समय था कोविड का। लेकिन कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपने भी कमाल किया। सेवा ही संगठन, नड्डा जी ने मंत्र दिया, हमारे कार्यकर्ता जुट गए। बसों से पैदल आ रहे थे, उनको सरकार ने बस में बिठाया, कार्यकर्ताओं ने भोजन कराया, चाय नाश्ता पानी, यहां तक के कार्यकर्ताओं ने और हमारे अध्यक्ष ने जूते तक, जिनके नंगे पांव थे उनके पांव में जूते पहनाने का काम किया। अच्छा, पैसा कमलनाथ दादा कुछ छोड़ के ही नहीं गए थे। मामला साफ था। लॉकडाउन लग गया 24 तारीख को, खजाने में पैसा नहीं, टैक्स आने की संभावना नहीं, लेकिन खर्चा कोरोना से निपटने का, गरीबों की रोजी रोटी चलाने का। एक बार तो मैं भी हिल गया था, काम कैसे चलेगा, लेकिन जब चाह होती वहां राह निकल जाती है। मुझे कहते हुए गर्व है कि गरीबों के खाते में पैसा डालना हो, किसान के उत्पादन को खरीदना हो, बच्चों को स्कॉलरशिप देना हो, किसी काम के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी, किसी काम के लिए। आज कांग्रेस चिल्लाते कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया। तुम तो कर्जा लेके घी पीते थे, हमने तो कर्जा लेके जनता की सेवा की है, और कर्जा भी उतना ही लिया है जितना भारत सरकार ने सीमा, और कर्जा भी उतना ही लिया है जितना भारत सरकार ने सीमा तय कर रखी है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। 1 रुपया किलो गेहूं हम देते थे, एक व्यक्ति को 5 किलो तक। प्रधानमंत्री जी ने तय किया 5 किलो फ्री देंगे, 1 रुपया में 10 किलो गेहूं। एक नहीं अनेकों कदम उठाए गए, और दूसरी लहर जैसी भयानक थी, आप सबने देखी है। अभी भी याद आती तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात रात भर जगते थे हमारे विधायकों के, रात रात भर जिलाध्यक्षों के, पदाधिकारियों के फोन आते थे, फलाने अस्पताल में ऑक्सीजन 2 घंटा की बची है बस। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कमाल कर दिया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल चल गई, खाली टैंकर भेजे गए एयरफोर्स के विमानों से, और रेल में भरा के भरे भरे टैंकर आ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयों की व्यवस्था। उस कठिनतम समय में भी यह प्रयास किया कि कैसे भी जनता की जिंदगी बचे, और सबसे बड़ा काम हुआ जिसके लिए प्रधानमंत्री का ताली बजा के आप अभिनंदन कीजिए, वैक्सीन बनाने का काम। इतने लोग आज बैठे पूरे मध्य प्रदेश में मुझे सुन रहे हैं। बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले भारत की किसी सरकार ने कभी किसी महामारी की वैक्सीन बनाई थी क्या? अरे जोर से बताओ, बनाई थी क्या? हम निर्भर करते थे अमेरिका बना दे, रूस बना दे, चीन बना दे, जर्मनी बना दे, हम तो उनसे फिर ले लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों की टीम बनाई और 1 साल के अंदर वैक्सीन बन गई और 181 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। आज जो हम सुरक्षित हैं, तीसरी लहर में जो असर नहीं हुआ कोविड का, उसका सबसे बड़ा कारण है ये कोविड की वैक्सीन जो मोदी जी ने बनवाई। मोदी जी का अभिनंदन, हमारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन। सबने लगवा ली कि नहीं लगवाई? हाथ उठाओ कौन कौन ने लगवाई। और अब तो 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई जा रही है। कांग्रेस के लोगों ने, बाकी हमारे विरोधियों ने बहुत भ्रम फैलाया, लगवा मत लेना।
पता नहीं मोदी जी क्या लगा दें, बचोगे कि नहीं बचोगे। भ्रम फैलाने की कोशिश की और बाद में अंधेरे में राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे मायावती हो, सब लगवाया है। पहले लोगों में भ्रम फैला देते और ये जनता की जिंदगी को हम सुरक्षित कर पाए। मुझे वो दृश्य भी याद आते हैं, कई लोग हमें छोड़ के चले गए, उनके मासूम छोटे छोटे बच्चे, माता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, कहां जाएं, क्या करें ये बच्चे। तब हमने तय किया कि वो बच्चे केवल उस परिवार के बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं और हमारे रहते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है। उन बच्चों को 5,000 रुपया महीना पेंशन दे रहे हैं, 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, मुझे कहते हुए गर्व है कि जब तक वो बड़े नहीं हो जाएंगे और काम धंधे से नहीं लग जाएंगे, तब तक ये पैसा हम उनको देते रहेंगे, ये मदद हम करते रहेंगे। कई योजनाएं, कोविड योद्धा जैसी योजनाएं, अनकंपन नियुक्ति जैसी योजनाएं, कोविड में काम करने वाले हमारे काम करते करते शहीद हो गए, वैसे भाई और बहनों के लिए हमने चलाई। और एक बात और आज कर रहा हूं, भोपाल में पूरा प्रदेश सुन रहा है, हमारे कई बच्चे कोविड के अलावा भी अगर उनके माता पिता नहीं है तो उनकी जिंदगी कठिनाई में गुजरती है। कुछ दुष्ट उनका दुरुपयोग करते हैं, कोई भीख के काम में लगाने की कोशिश करता है, कोई बुरी आदत लगा के बुरे धंधों में फंसाने की कोशिश करता है। इस सरकार में हमने फैसला किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। मामा और इस सरकार के रहते हुए कैसे अनाथ होगा। मुझे हर जिले में निर्देश दिए गए कैसे बच्चों को रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे मिले, समझाएं। कई बच्चे मानते नहीं, बाद में भाग जाते हैं। एक बार हमने सबको लेके आए, उनमें से कुछ बच्चे भाग गए, लेकिन उनको समझा के बुझा के उनकी जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज मैं प्रदेशवासियों को और विशेषकर कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को एक बात और गर्व के साथ बताना चाहता हूं। कोविड के इस कठिन काल में मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% रही है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास दर। मतलब हमारा प्रदेश का जो पूरा उत्पादन, सकल खेतों का, कारखानों का, गांव में बनने वाली बाकी चीजों का, वो जितनी तेज गति से बढ़ता है उसको आंकते हैं, तो उसकी रफ्तार मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में 13-14 हजार रुपया प्रति व्यक्ति आय थी 2003 के पहले। आज अपनी सरकार के कारण, केंद्र के नेतृत्व के कारण मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय एक साल में बढ़ के 1,24,000 रुपया हो गई है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। पूरी देश की अर्थव्यवस्था में पहले मध्य प्रदेश का योगदान 3.6% था, अब बढ़ के 4.6% हो गया है। हमारा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने की हम कोशिश करते रहेंगे। कांग्रेस को किसानों की बात करने का हक ही नहीं है। कर्जा माफ क्या तो दिया, लेकिन उनको कितने का किया? 6,000 करोड़ का, और उनमें भी आधे बैंकों को पे डाल दिए कि आधे तुम दो। सहकारी बैंक बर्बाद कर दिए। मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश वासियों से और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से, 2 साल में 1,72,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डाले पूरे मध्य प्रदेश में। कितने डाले? फिर से बताओ कितने डाले? ये रट जाना चाहिए। हम पे किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, जिन्हें 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। ये कमलनाथ, तुमने तो 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दिया था, हमने वो कर्जा देना फिर शुरू कर दिया। मैं हैरत में रह गया। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं, कमलनाथ की सरकार ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था। 2,200 करोड़ रुपया प्रीमियम ही जमा नहीं किया था। आते ही कोविड काल में हमने वो प्रीमियम जमा किया। रबी का अलग, खरीफ का अलग, 2,200 करोड़ एक बार, 3,000 करोड़ एक बार,
और किसान को 9,000 करोड़ रुपया फसल बीमा का पैसा उस कोविड के काल में दिलाने का काम किया। दोनों फसलों का मिला के इनकी कर्जा माफी 6,000 करोड़ की, जो आधे बैंकों के थे, और हमने 2 साल में 17,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डाल दिए। 17,000 करोड़ रुपया। बिजली पे सब्सिडी 15,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को दी। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते हैं हर साल 3 किस्तों में। तो मेरे मन में आया कि चौथी बार बनाए मामा 4,000 तू भी डाल, तो 6 और 4 10,000 हो गए। अगर किसानों के काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के पास ये आंकड़े चाहिए। अध्यक्ष जी पूरी सीट 1,72,000 करोड़ की अपन नीचे तक भेजेंगे ताकि कार्यकर्ता बताए कि कितना किसानों के खाते में डाला। अभी गरीबों की बात अध्यक्ष जी कर रहे थे। गरीब की जरूरत क्या है? आज पूरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगा, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी के लिए सस्ता राशन कभी दिया था क्या कांग्रेस ने? इतने सालों तक राज करती रही। कांग्रेस ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और मकान के मामले में आज मैं फिर कहना चाहता हूं, शहरों, गांव, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गांव में हमने तय किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 60% पैसे प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 40% प्रदेश की सरकार डालती है। इस साल हमने 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 1 साल में 10 लाख मकान बना के गरीबों को दे दिए जाएंगे, 1 साल में। दूसरे साल फिर 10 लाख बनाएंगे, तीसरे साल फिर 10 लाख बनाएंगे। अभी 24 लाख बन चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा मकानों का प्रधानमंत्री जी के हाथों गृह प्रवेशम का कार्यक्रम होगा। लेकिन यह संकल्प है अपना कि मध्य प्रदेश की धरती पर 3 साल में कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। ये मैं ग्रामीण क्षेत्र का बता रहा हूं, शहरी क्षेत्र का अलग है। 5 लाख के आसपास मकान कंप्लीट हो चुके हैं। और शहरों में भी हर एक को हम जमीन देके अलग मकान बनाने में जगह के कारण कठिनाई है, लेकिन मल्टी बिल्डिंग बना के उसमें पक्का मकान सबको उपलब्ध कराने का अभियान जारी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक और योजना, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, इस योजना के बारे में ध्यान से सुन लेना। कई जगह हम गए तो लोगों ने हमें कहा, ग्रामीण क्षेत्र में भी कहा कि एक घर में 25-25 आदमी रह रहे हैं, जरा सी टपरिया है। तो हमका 25 कैसे रह रहे हैं? बोले थी तो एक दादाजी की, उनके 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं घर में आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, अब उनकी शादी हो गई, अब इतने हो गए कि रहे कहां ये तो बता दो। उसी दिन हमने तय कर दिया कि एक परिवार के पास रहने के लिए एक प्लाट तो होना चाहिए, कम से कम छोटा। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रहने की जगह जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए ऐसे परिवारों का अभी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सबका रजिस्ट्रेशन करके हर परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में प्लाट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जो माफियाओं की जमीन छुड़ा रहा हूं, 21,000 करोड़ की 21,000 एकड़ हो गई है, इस जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, गरीबों में बटेगी। ठीक है कि नहीं है? शहरों में भी जो मुक्त करा रहे हैं उन्हें प्राथमिकता गरीबों के मकान बनाने की। शहरों में मल्टी बनाएंगे, गांव में जहां और शासकीय जमीन मिलेगी उस पे भी आवास के लिए जगह दी जाएगी। भगवान ने पैदा किया तो इतनी जमीन तो यार हिस्से में छोड़ी होगी कि अपना छोटा सा मकान बना के रह सके। क्या कांग्रेस ने कभी सोचा? कोई मुझे बता दे। गरीबों के मकान, हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था, शहर में बहुत कुछ है, लेकिन गांव में पाइपलाइन के जरिए शौचालय हो, रसोई गैस का कनेक्शन हो, और एक योजना और गरीबों के इलाज की योजना। और इसलिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, जहां नहीं बने हो, पात्र गरीब रह गए हो, वहां भी अभियान चला के आयुष्मान कार्ड बनाएंगे।
आयुष्मान कार्ड में प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित होंगे उनमें भी 5 लाख रुपए तक का इलाज हर साल फ्री में परिवार का करा के दिया जाएगा। कोई बताए कांग्रेस ने कभी किया क्या? गरीब की जिंदगी बदलने का अभियान अगर चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। एससी हो, एसटी हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग हो, समाज का कोई वर्ग हो, किसी वर्ग को नहीं सोचा। वो योजनाएं अगर मैं गिनाऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस हो, या टंटा मामा का बलिदान दिवस हो, या जनजाति महापुरुषों के नाम पे अलग अलग स्थानों का नाम रखने का काम हो, या फिर उनकी जिंदगी बदलने की योजनाएं बनानी हो, एक नहीं 14 योजनाएं हमने बना के दी जो उनकी जिंदगी बदलने का काम कर रही है। कांग्रेस ने तो पिछड़े वर्ग के साथ भी चोट की थी। कागज पे लिख दिया 27%, उनको पता था होना है नहीं, स्टे हो गया, कभी प्रयास ही नहीं किया। लेकिन पिछड़े वर्ग के भी हम साथ खड़े हुए और सामान्य वर्ग कल्याण आयोग बना के सामान्य वर्ग के बहनों और भाइयों को भी बराबरी पे लाने पे का संकल्प लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, कोई को नहीं छोड़ा। सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ, ये हमारा मूल मंत्र है। मेरी बहनें बैठी है, पूरे प्रदेश में भी बहनें सुन रही होगी। बहनों की जिंदगी बदलने का गंभीर प्रयास कब कांग्रेस की सरकार ने किया, कोई बता तो दे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने तय किया। आप एक बार सोच के देखो मेरी बहनों, पैदा होने से पहले मैं क्या, पैदा होने के बाद मैं पहले कहता था, अब पैदा होने के भी पहले गरीब बहन, मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देने वाली होगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया उसके खाते में डाले जाएंगे ताकि वो आराम भी कर सके घर पे रह के और उसको पोषण आहार भी मिल सके, ताकि बच्चे का भी पालन कोख में भी ठीक से हो सके। कभी कोई कल्पना करता है कांग्रेस ने कभी सोचा होगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। और जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया, ताकि गरीब बहन अगर मजदूरी करती हो तो कम से कम महीना भर जाके तो आराम कर ले, और ऐसे समय लड्डू वगैरह खाने भी मिल जाए ताकि ढंग से पोषण आहार उसको मिल जाए। कब कांग्रेस ने सोचा? तय किया हम लोगों ने, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई। और अब 2 मई के दिन लक्ष्मी लाडली दिवस मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। उस दिन पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी सम्मेलन होंगे। माता पिता और लाडली लक्ष्मी, अरे जिन बेटियों को गोद में मैंने खिला खिला के प्रमाण पत्र बांटे थे लाडली लक्ष्मी के, वो कॉलेज में जब मैं पहुंचता हूं कहती मामा तुम्हारी लाडली लक्ष्मी 2005-6 में जो पैदा हुई, आज उसकी उम्र देखो कितनी हो गई। अब वो कॉलेजों में पढ़ रही है, 12वीं पढ़ रही है, 11वीं पढ़ रही है। और तय किया कि 6वीं पास करके 5वीं पास करके 6वीं में तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 11वीं 12वीं में और उनको छात्रवृत्ति। और अब एक बेटी ने मुझे कहा कि मामा अब कॉलेज में आ गए, अब तो हमने कहा कि कॉलेज की शिक्षा भी लाडली लक्ष्मी बेटियों की निःशुल्क करवाई जाएगी ताकि उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम कर सके। एक बार मेरी अभी तो मामा की बात हो रही बेटा। अच्छा मेरी बहनों, 2-3 चीजें तुम सुनो। अपन ने तय किया स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% सीटों पर केवल बहनें लड़ेगी, भाई नहीं लड़ेंगे। अब मैं तुम्हें राज्य की बात बताऊं, जब ये फैसला हमने किया तो अकेले में लड़ते थे। कई पुरुष मुझसे कहते, कहा ये घरों में रहने वाली, ये घूंघट वाली, ये क्या राज चला पाएगी, ये क्या कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी, ये ठीक से चला ही नहीं पाएगी। अरे मैंने कहा कई आदमी भी ठीक से नहीं चला पाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने जिद करके ये फैसला किया और आज मुझे कहते हुए घर में कि महापौर जैसे पदों पर सुशोभित होने वाली बहनें चमत्कार करके उन्होंने मध्य प्रदेश में दिखाया है विकास में, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पार्षद बनती है। अब कई भाइयों का नंबर जरूर कट गया, वो थोड़े बहुत गुस्सा होंगे मुझसे। अच्छा गांव में तो अजब हालत होती थी, घर के बाहर निकलने नहीं देते थे, घूंघट
चूल्हा, रोटी, साहब चुनाव लड़ेंगे जरा 50 आदमियों का खाना बना दो। लेकिन अब कई बार साहब को बैग पकड़ के घूमना पड़ता है। लोग कहते हैं सरपंच पति जा रहे हैं, पार्षद पति भी हो गए हैं आजकल। अब देखो कितना बड़ा परिवर्तन आया। अगर ये एक परिवर्तन नहीं होता तो बताओ क्या राजनीतिक सशक्तिकरण बहनों का होता, क्या नहीं हो सकता था। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। दूसरा फैसला किया हमने शासकीय नौकरियों में कि शिक्षकों की नौकरी में 50% रिजर्वेशन। अब बहनें पढ़ा रही हैं हमारी। एक बात आज और बताता हूं, पुलिस में हमने तय किया 30% बेटी की भर्ती करेंगे। मैं सच कह रहा हूं, पुलिस वालों ने इतना विरोध किया कमरे में, क्या कर रहे हैं सर, ये क्या करेंगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस की यूनिफॉर्म में बेटियां डंडा उठाती है तो अपराधी कांप जाते हैं, अपराधी कांप जाते हैं। चारों तरफ आपको दिखाई देती होंगी हमारी बहनें सुरक्षा के काम में भी लगी है। ये बहुत सोच समझ के किया। मैं विशेषकर बहनों से कहना चाहता हूं, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण, शिक्षा की व्यवस्था और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आर्थिक सशक्तिकरण। अभी अभी फैसला किया हमने कि इंदौर और भोपाल में दोनों जगह महिला उद्यमियों के लिए अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा ताकि महिला उद्योगपति निकले बड़ी संख्या में। इधर वाले गुस्सा तो नहीं हो रहे, उधर ताली बज रही, इधर भी बजाओ ना। तो महिला उद्यमी निकल रही है, उद्योगपति बन के आगे आ रही है। अब बिना इस आर्थिक सशक्तिकरण के कैसे काम चलेगा। और एक बात और की कि संपत्ति अगर धर्मपत्नी के नाम पे करोगे तो स्टाम्प शुल्क 3% ही लगेगा, 1% लगेगा। तो पहले तो नाम करवाते ही नहीं थे, साहब का ही नाम होगा। जब 3 से 1% हुआ, बोले अब तेरे नाम करवा देते हैं। तो कई जगह संपत्ति बहनों के नाम हो गई। अब मेरे लिए ये देख के मन में देखिए बराबरी कब होगी, तब जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब सशक्तिकरण होगा। और इसलिए एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चमत्कार कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, एक नई ताकत उभर रही है। 40 लाख बहनें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में है। हमने एक फैसला किया 2000 इधर वाले नहीं लगा रहे 2018 में हमने फैसला किया बच्चों का जो पोषण आहार बनता, रेडी टू ईट कहते हैं, वो बनता 800 करोड़ रुपया का। कौन बनाते थे इसको? ठेकेदार। एमपी एग्रो ठेकेदार तय करता था और बड़ा खेल चलता था इसमें, कौन को ठेका मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मेरे मन में एक विचार आया कि ठेकेदार छोड़ो यार, ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपने हैं, स्वयं सहायता समूह, इसके संघ बनाएंगे। अब इस फैसले का भी खूब विरोध हुआ, लेकिन 18 में हमने फैसला कर दिया कि खुद प्लांट लगाएंगी बहनें, सरकार देगी पैसा प्लांट लगाने के लिए, और खुद वो चलाएंगी। अगर कोई बहन पोषण आहार बनाएंगी तो बच्चों के लिए अच्छा बनाएंगी, वो ठेकेदारों से तो अच्छा बनाएंगी। अब हमने 18 में ये फैसला कर दिया। 19 में कमलनाथ दादा धमके, उनने बहनों से छीन के फिर ठेकेदारों को दे दिया। मेरी बहनों अब फिर ठेकेदारों से छीन के वो सारे प्लांट बहनों के हवाले कर दिए गए हैं और बहनें पोषण आहार बनाने का काम कर रही है। स्कूल में यूनिफॉर्म सिलना, गेहूं की खरीदी, एक नहीं अनेकों चीजें हमारी बहनें करने का काम कर रही हैं। गरीबों ने कोरोना के काल मौज लगा के बिजली के बिल, अब ये गरीब कैसे भर पाएंगे, तो हमने उस समय फैसला किया स्थगित गरीबों के बिजली के बिल। अब वो स्थगित करके बाद में बिजली वालों ने कहा कि अब 6 किस्तों में ले ले। अब 6 किस्तों में अगर नहीं दो तो वो सरचार्ज लग जाता है, और सरचार्ज लगता है तो बहुत बिल बड़ा हो जाता है, तो बड़े बड़े बिल आते हैं। गरीबों की तकलीफ को देखते हुए, गरीब मतलब 88 लाख लोगों के बिल थे ये 6400 करोड़ रुपए के। वो 6400 करोड़ रुपए के बिल
अब गरीब नहीं भरेगा, मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। गांव में, शहरों में शिविर लगा के उन बिलों को ठीक करवा ले, कार्यकर्ता उस काम में जुट जाए ताकि हम गरीबों को यह राहत भी दिला सके। मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं, केवल गरीब नहीं, नौजवान बेटा बेटियों, रोजगार और शिक्षा हमारी बड़ी समस्या है। एक बात साफ सुन लेना, जो कमलनाथ ने योजना बंद कर दी थी, हमने तय किया, अच्छा ये योजना समाज के हर वर्ग के लिए है, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए। हमने तय किया कि जितने विद्यार्थी संबल योजना के अंतर्गत आते हैं, मतलब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के आते हैं, वो किसी जाति समाज के हों, वो सामान्य हो, वो पिछड़े हो, वो ओबीसी हो, वो अल्पसंख्यक हो, कोई भी वर्ग के हो, बिना किसी भेद के हमने तय किया कि उनकी पढ़ाई की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब ये संबल योजना ही बंद कर दी कमलनाथ, बीच में वो पैसा भराना बंद हो गया था और संबल में से कई नाम काट दिए। अब कार्यकर्ता सुन लें, जो जायज नाम संबल से काटे गए हैं वो सब के सब जोड़ने के लिए पोर्टल फिर से चालू किया जा रहा है ताकि वो नाम जुड़ सके। और आपकी भी ड्यूटी है कि जो जायज नाम है, ईमानदारी से जो पात्र है, उनके नाम जुड़ जाएं। बच्चों की पढ़ाई की फीस, बिजली का बिल 100 रुपया में उससे लगा के, अनेकों बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, और पढ़ाई में भी केवल साधारण नहीं, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी पढ़ाई करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 7 लाख 8 लाख रुपया साल, वो फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। देखो अपने प्रदेश में अगर बच्चा मेधावी है, टैलेंट है, इंटेलिजेंट है, तो उसको मन महसूस के ना रह जाना पड़े कि काश मेरे माँ बाप के पास भी पैसा होता तो मैं भी बड़ा मुकाम हासिल कर लेता। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये संबल योजना अब फिर से पुनर्जीवित करके नए स्वरूप में फिर से चालू करने का हम काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। नए नए उद्योग धंधे लग रहे हैं, एमएसएमई छोटे छोटे उद्योगों को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं पूरे प्रदेश के सामने रखना चाहूंगा, हमने तय किया है महीने में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। देखिए, रोजगार का मतलब एक सरकारी नौकरी, वो हम निकाल रहे हैं। अभी तक 44,000 भर्तियां हम कर चुके हैं और मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूं प्रदेश के बेटा बेटियों को कि लगभग 1 लाख पदों पर और भर्ती की जाएगी। अभी आपने देखा पुलिस के फिर से निकल गए, 6,000 की भर्ती हो गई, फिर 6,000 के निकल गए। अच्छा, पुलिस के मामले में भी एक बात और सुनो, केवल लिखित परीक्षा होने लगी तो लिखित परीक्षा में क्या होता है? लिखित परीक्षा में दौड़ भाग तो देखते नहीं है कि कौन ने कमरे में बैठ के पढ़ाई करी। तो एक बात हमारे दिमाग में आई कि देखो भैया, अगर चोर डाकू को पकड़ना है तो दौड़ना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, जंगलों की खाक भी छाननी पड़ेगी। अब जो कमरे में बैठ के बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, क्या वो ये काम कर पाएगा? कर पाएगा क्या? और देखो भैया, ये लिखा पढ़ी में तो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे। कल्लू, मन्ना, चन्ना, जुम्मन, उनके बेटा बेटी कहां से आएंगे? बताओ, आएंगे कहेंगे? अब ये भी षड्यंत्र ही है कि ज्यादा पढ़े लिखों के आ जाए। अरे भैया, कम से कम पुलिस वुलिस में तो गरीबों के भी आ जान दो यार। हमारे भी बच्चे दौड़ लेंगे, भाग लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अपराधियों को पकड़ लेंगे। तो इस बार पैटर्न बदल दिया अपन ने, और पैटर्न बदल के तय कर दिया कि 50% नंबर होंगे दौड़ के, भाग के, दौड़े, भागे, कूदे, और इसमें कोई बेईमानी ना हो, इसलिए पूरी वीडियोग्राफी और साइंटिफिक तरीके से जैसे दौड़ाएंगे तो पांव में टैग बांध के दौड़ाएंगे ताकि कोई बेईमानी ना कर सके, कंप्यूटर में जाए कि इसके दौड़ इतनी तेज है, तो कोई बेईमानी ना हो पाए। ठीक है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और नहीं तो ज्यादा पढ़े लिखे आ गए तो सिपाही बेचारे, हेड कांस्टेबल बेचारे, गरीबों के ही बच्चे नहीं पाएंगे बन पाएंगे। तो अब जो 6,000 भर्ती निकल रही, उसमें ये योजना लागू। और एक काम और सुनो, मतलब मैं बहुत सोचता रहता हूं, मन में बेचैनी भी होती है
धीरे धीरे ऐसा दिमाग बना दिया कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। अरे दुनिया भर में देखो भैया, रूस में रूसी रशियन भाषा, जर्मन में जर्मनी में जर्मन भाषा, जापान में जापानी भाषा, अपने ऐसा बना दिया। और ये भी षड्यंत्र है। ये पढ़े लिखे जो कुछ संपन्न परिवार अंग्रेजीदा होते हैं वो कहते हैं अपने बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ जाते हैं तो अंग्रेजी की गिटपिट चलने दो, तो गरीबों की आई नहीं पाएंगे, मध्यम वर्गीय रह जाएंगे। और इस चक्कर में गरीब भी मार पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल छोड़ के, चलो यार अंग्रेजी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया है मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में पढ़ाई होगी। विश्वास से आप बैठे हुए, मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर की जाएगी तो मध्य प्रदेश की धरती पर की जाएगी। अब ये देखिए, ये जनता के दिल की आवाज है। ये अंग्रेजी प्रतिभा को कुंठित करके मार देती है और कुछ लोगों के बच्चे बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। ये अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे भी आगे आएंगे। अपनी भाषा में ईमानदारी से बताना, अगर प्राइवेट साहूकार के पास 10,000 रुपया ले लो तो कितने वापस देना पड़ता है? कितना देना पड़ता है? डबल से ज्यादा देना पड़ता है कि नहीं? तो आप बताओ, अगर 10,000 मिल गए, सब्जी भाजी की दुकान लगा ली और साल भर में 10 देना है तो अच्छा है कि बुरा है? जोर से बताओ, अच्छा है कि बुरा है? और 10 वापस कर दिया तो फिर 20,000 मिलेंगे, वो भी बिना ब्याज के। और 20 वापस किए तो फिर 50,000 मिलेंगे, वो भी बिना ब्याज के। तो धीरे धीरे अपना काम खड़ा होता चला जाएगा। जो चाहेगा उसको बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। गांव में मुख्यमंत्री, हाँ बात करेंगे तुमसे भी, गांव में भी ग्रामीण क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना वो बनाने का काम किया है। और अब तक 5 लाख से ज्यादा तो पीएम स्ट्रीट वेंडर में मिल गया और 4.5 लाख के आसपास लोगों को, 4.5 लाख लोगों को ये ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर में मिल गया। तो कुल मिला के कैसे रोजगार के साधन खड़े किए जाए उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। नगरों का विकास, ग्रामों का विकास, आज विकास की बात मैं नहीं कर रहा, वो तो लगातार चल रहा है। एक बात बताऊं, मैं अकेली सड़कें मध्य प्रदेश में एक साल में केंद्र की और राज्य की मिला के 31,000 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पे खर्चा किया जाएगा। 31,000 करोड़ रुपया। सिंचाई की योजनाएं लगातार बनती चली जा रही है जो किसानों की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रकल्प, बिजली हो, सिंचाई हो, बाकी साधन हो, ये तो लगातार बढ़ाने का काम हम करते ही रहेंगे। और इसके साथ साथ सुशासन देने का प्रयास। तो एक अद्भुत दिशा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। प्रधानमंत्री जी के कई संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उस रोड मैप पे हम चल रहे हैं। मैं 2-3 बातें और कहूंगा क्योंकि बाकी विकास के काम गिनाऊंगा तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। एक, हमने तय किया, देखिए अपना मध्य प्रदेश है, स्वच्छता में हमारा नंबर 3 है। भोपाल भी नंबर 2 आ गया था एक बार इंदौर के बाद, लेकिन बाद में थोड़ा पीछे चला गया। आप बताओ, अपने शहर साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताएं। होना चाहिए, अपने शहर साफ होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया और इसलिए हमने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है, गांव का और शहरों का गौरव दिवस। वो दिन एक दिन बनेगा, भोपाल का 1 जून को बनेगा, भोपाल का 1 जून को बनेगा। हम अपने शहर का विकास करेंगे तो जन भागीदारी से भी कुछ करेंगे। हम खुद क्या कर सकते हैं अपने शहर के लिए वो तय करेंगे। गांव के लिए खुद क्या कर सकते हैं, कम साफ तो रख सकते हैं, अपना घर की गली साफ रख सकते हैं, साल में 1 पेड़ लगा सकते हैं, गांव की आंगनबाड़ी ठीक चले, शहर की आंगनबाड़ी ठीक चले, जिस स्कूल में हम पढ़े उस स्कूल को ठीक चलाएं, वो काम तो हम कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए गांव और शहर अपना अपना गौरव दिवस तय करें ताकि हम लोग अपने गांव को और बेहतर बना पाए और अच्छा बना पाए।
एक और योजना थी अपनी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। अप्रैल के महीना में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों के लिए फिर से चालू कर दी जाएगी। फिर से ट्रेनों में बैठ बैठ के, घर से बसों में बैठ के आएंगे, ट्रेन में बैठाएंगे और सब तीर्थ दर्शन करने जाएंगे। वैसे ही बेटियों की शादी पूरे प्रदेश के लिए कह रहा हूं, कन्या विवाह योजना अब जैसे ही मुहूर्त कब से दो तीन दिन बाद, 4 दिन बाद, अब धूमधाम से बेटियों की फिर से सरकार शादी करवाएगी। सरकार के रहते हुए किसी बेटी के माता पिता को ये सोचना पड़े कि बिटिया की शादी के लिए क्या करें, उसके लिए उनको तरसना नहीं पड़ेगा। और इसलिए पुरानी जितनी योजनाएं वो चालू करना, कई नई योजनाएं बनाना और समाज के हर वर्ग के जिंदगी में हम कैसे खुशहाली लाएं, इस बात का प्रयास करना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे काम कर रहा है, नंबर 1 है। और आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों के सहयोग से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए हम देश में नंबर 1 और दुनिया में अलग स्थान रखने वाला राज्य बनाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और इसलिए केवल 2 साल पूरे हो गए ये पर्याप्त नहीं है। 2 साल में कितना परिवर्तन पल्ला है, 2 साल में पर कितना बदलाव लाए। बताओ, 2 साल अपनी सरकार नहीं होती, कांग्रेस की होती तो अब तक क्या हाल होते, क्या हाल होते अब तक? तबाह हो जाता प्रदेश। लेकिन आसान से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। गरीब हो, माताएं बहनें हो, बच्चे हो, नौजवान हो, समाज का हर एक वर्ग उसके कल्याण की योजना बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कि आप इन योजनाओं को जमीन पे उतारने में जहां सहयोग की जरूरत है आप सहयोग करें। 29 तारीख को 5 लाख से ज्यादा लोगों का गृह प्रवेश होगा। हर पंचायत में कार्यक्रम होंगे। 11:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण 12:30 बजे होगा। हर पंचायत में, हर जिले में, मंडल में कार्यक्रम होगा। उन कार्यक्रमों को भी आप सफल बनाएं और गांव-गांव की अंत्योदय समिति हो या बूथ कमेटियां भी हो, वो सब इन कामों में लग के मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मैं फिर कह रहा हूं, स्वच्छता अभियान को सब सफल बनाइए ताकि मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 पे ले जाके हम खड़ा कर दें। मध्य प्रदेश से आगे कोई ना रहे। जैसे इंदौर देश में अलग स्थान रखता है, हमारे शहरों का भी स्थान बने। कुछ काम हम अपने प्रदेश को बनाने के लिए अपनी तरफ से करें। जैसे मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। अब पेड़ लगाना अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? तो आज मैं कह रहा हूं भैया, अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाओ। लगाओगे अपने जन्मदिन पे? कौन कौन लगाएंगे? हाथ उठाओ। रोज मत लगाओ। अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाने से बड़ा उपहार कोई हो नहीं सकता। वो धरती को बचाने का काम करता है, स्वच्छता का काम करें। अपने कोई ना कोई एक काम जरूर हाथ में ले। बेटी बचाओ के काम में आगे आए। हम सब मिलकर काम करेंगे तो अपना प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। और जो अपने यहाँ कहा गया है कि सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश बने और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के हम अपनी जनता को सुखी करके अपनी जिंदगी को धन्य कर ले। अगर अपनी जनता के लिए बेहतर कर पाए तो अपना जीना सार्थक हो पाएगा, अपना बनना सार्थक हो पाएगा। इन कामों में आप सबका सहयोग चाहिए। सबका सहयोग मिलेगा और जोर से सबका सहयोग मिलेगा। तो आइए हम सब मिलकर अपने मध्य प्रदेश को बनाने में अपना जो बेहतर योगदान हो सकता है वो करने का भी संकल्प लें। उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए मेरे साथ दोनों मुट्ठी और फिर मेरे साथ बोलिए। केवल यहाँ भोपाल में नहीं, हर बूथ पे, हर मंडल पे, हर जिले में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी।
सब कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते थे, पर समय की अपनी मर्यादा है। मैं चाहूंगा एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि के साथ पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां बजाकर अपने मुख्यमंत्री